इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वीडियो पार्ट 2 में जो है हम शुरू करने वाले हैं आज गैल्वेनिक सेल। तो बच्चों कैसे हो, कॉपी पेन लेकर आ जाओ, है ना। पार्ट 1 में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने समझा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स किस तरह से वर्क करते हैं। फिर हमने देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, यानी केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स वो होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं बाहर से, जैसे हम बाहर से उसे जैसी पोटेंशियल देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देंगे या वोल्टेज देंगे, तो उससे क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से वो कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल एनर्जी में। ये बात जो है हमने लास्ट के वीडियो में पार्ट 1 में पढ़ा था। अगर आपने वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप फटाफट वीडियो पार्ट 1 जो है वो ज़रूर देखो। वीडियो मैं इस पार्ट 2 के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक और ज़रूरी बात, अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में नहीं पता होगा तो ये वीडियो फिर आपको मतलब ये जो लेक्चर है ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ये चीज़ मैंने पार्ट 1 में आपको थोड़ा बहुत समझाया हुआ है, ठीक है। तो आप जो है अब आ जाइए, अब जो है हम चालू करते हैं इस चीज़ को। तो देखिए, जो पार्ट 2 में है हम वो बात करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल्स की, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए, जो चीज़ मैं यहाँ पर बच्चों पढ़ा रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, चाहे गैल्वेनिक सेल हो, चाहे आपका कोई भी हो, ये सारी चीज़ें जितनी भी मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, ये सब जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल, ये जितने भी सब मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं सारे, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गैल्वेनिक सेल्स की। देखिए, तो सबसे पहले देखिए गैल्वेनिक सेल्स क्या होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था वीडियो पार्ट 1 में। गैल्वेनिक सेल में और डैनियल सेल में इतना ही फ़र्क था। डैनियल सेल में आप जो है मतलब मैनिपुलेट नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि आप जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है उसमें बदलाव नहीं कर सकते। एक फिक्स लेना पड़ेगा आपको हर चीज़, यानी आपके पास 2 कंटेनर्स हैं, 2 बीकर्स हैं। अगर आपने यहाँ रॉड लिया है तो रॉड आपको उस सॉल्यूशन के अंदर जो मेटल प्रेजेंट होगा उसी का रॉड लेना होगा। अगर यहाँ पे कॉपर सल्फेट है तो आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर मेटल दिख रहा है तो कॉपर का ही रॉड लगाना पड़ेगा। ये डैनियल के हिसाब से था, क्योंकि डैनियल का अगर हम सेल यूज़ करते, अगर डैनियल का सेटअप अगर हम लोग यूज़ करेंगे बच्चों, तो फिर हम नए नए डिफरेंट सेल्स नहीं बना पाएंगे। हम जो है हमारी फ्रीडम ख़त्म हो जाती है। तो इसी चीज़ को थोड़ा और जो है इलेबोरेट करने के लिए, इस रेस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए जो है हम गैल्वेनिक सेल्स पढ़ रहे हैं। गैल्वेनिक सेल्स में आपको फ्रीडम है कि आप डिफरेंट तरह के सेल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखिए, लिखा है ना, मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ डैनियल सेल। दूसरा आता है गैल्वेनिक सेल्स आर यूज टू कन्वर्ट। मैंने आपको बताया था गैल्वेनिक सेल्स क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। देखिए, कोई भी सेल होगा वो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करता है जब वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यही आपको ध्यान रखना है, उल्टा मत कर देना इस चीज़ को। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। जो गैल्वेनिक सेल्स होते हैं इसमें हमारे पास और फ़ायदा है, हम चाहें तो 2 कंटेनर में भी सेल बना सकते हैं। डिफरेंट यहाँ पे यहाँ जो सॉल्यूशन है उससे डिफरेंट हम यहाँ पे कोई मेटल का रॉड रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। ये हमारा कैथोड होता है और ये हमारा एनोड है। ये बदल भी सकता है, ये चेक करना है कि स्पॉन्टेनियस बिहेव कर रहा है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। उसके बाद हम सिंगल बीकर के अंदर, सिंगल सॉल्यूशन के अंदर भी इलेक्ट्रोकेमिकल यानी जो है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस परफॉर्म करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट होगी और यहाँ पे आपको सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसलिए मैंने लिखा है कि इस केस में आपको सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। समझे? अब देखिए, मैंने ये फिगर यहाँ पे बना के आपको समझाया हुआ है। देखिए, 2 अलग अलग लिया हुआ है फिगर, मैंने यहाँ पे ही समझाया था। इसको कैथोड बोलते हैं, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, इसको एनोड बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ से जिंक जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। मैंने आपको समझाया था पार्ट 1 में कि जिंक जो है वो सॉलिड है, ठीक है। ये अपने आयन लूज़ करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन आपको दे देगा। यही 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से मूव करेंगे और सॉल्यूशन के अंदर
Zn2+ की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी और इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करते हुए यहाँ पहुँचेंगे। ये इलेक्ट्रोड को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आने वाले हैं, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो ये सॉल्यूशन है ये स्प्लिट हो जाएगा 2+ और SO4 2- में। ठीक है, ये सॉल्यूशन यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा और उसके बाद जो है इस वाले सॉल्यूशन में सल्फेट का और जो ये कॉपर का, इसकी मात्रा बढ़ेगी। तो कॉपर चालाकी से क्या करेगा कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो जिंक इसको दे रहा है, ये इन 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ ऐड हो जाएगा और अपने आप को सॉलिड बना लेगा। तो देखिए यहाँ पर सॉलिड बना लेगा, तो ये जो रॉड है यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा, यानी जो रॉड है ये मोटी होती चली जाएगी और यहाँ से जो सल्फेट के आयन है वो सॉल्ट ब्रिज के द्वारा यहाँ पर आएंगे और जिंक इस मतलब जो है पूरे रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा हो गया जब हमने 2 कंटेनर्स लिए और यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म कराया। तो जो कॉपर सल्फेट है, अब आप देख रहे हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया जाता है उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। तो ये रिडक्शन हाफ हो गया राइट हैंड साइड में, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं और जिंक का आयन बन रहा है, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बात जो है आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और आपको ये मिल भी जाएगा। तो ये बात होती है गैल्वेनिक सेल्स की। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल्स के बारे में। बस आपको ध्यान रखना है गैल्वेनिक सेल्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं, समझे। चलते हैं आगे। अब इसमें बारी आती है रेडॉक्स का। देखो ये रेडॉक्स कपल यहीं पर हो रहा है बच्चों, रेडॉक्स कपल जो है वो यहीं पर परफॉर्म हो रहा है, जो मैं अभी आपको समझा रहा था। यहाँ पे इस तरह से जो मैंने डायग्राम वहाँ बनवाया था, ये ठीक है। यहाँ पे आपको याद होगा डायग्राम, पिछले डायग्राम की हम लोग बात कर रहे हैं। ये हमारा सॉल्ट ब्रिज हो गया, ये हमारा जिंक हो गया, ये हमारा कॉपर का रॉड हो गया और यहाँ कॉपर सल्फेट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे जिंक सल्फेट हो गया, ठीक है। यहाँ ZnSO4 हो गया और यहाँ कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है। ये हमारा KCl यानी सॉल्ट ब्रिज हो गया। अब देखिए रेडॉक्स कपल का मतलब क्या होता है, एक साथ ऑक्सीडाइज भी हो और एक साथ रिड्यूस भी हो। तो देखिए जो जिंक है वो कॉपर के साथ, देखिए ये चेंज होगा क्योंकि कॉपर इसी का इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, तो कॉपर तो सॉलिड बन गया, ठीक है। कॉपर क्या करेगा, सॉलिड बन जाएगा और यहाँ पे जिंक 2+ के साथ आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो जिंक जो है वो 2+ के साथ मौजूद, यानी यहाँ से ये यहाँ पहुँचेगा, सॉरी यहाँ से यहाँ नहीं बेटा, मैंने गलत बना दी, थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ। जिंक ये वाला रिएक्शन चल रहा है बेटा, रेडॉक्स। अभी मैंने आपको 10 बार ये रिएक्शन लिख के दिया है, आप इसको याद रखिए इस तरीके से, ठीक है। यही वाला रिएक्शन देख रहे हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ से रिमूव हो रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन। इसी 2 इलेक्ट्रॉन को कौन रिसीव करता है, कॉपर। जो कॉपर का आयन है ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके कॉपर सॉलिड बन गया। तो आप देख रहे हैं ना, ये जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और जो ये कॉपर है ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये दोनों एक साथ होते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स कपल है, समझे। देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने इस चीज़ को समझा भी रखा है, ठीक है। देखिए रेडॉक्स कपल में ये पूरा लिखा हुआ है। ये रिएक्शन हमारे एनोड के लिए हो गया, तो हमारा एनोड नेगेटिव चार्ज हो जाता है। उसके बाद जो हमारा दूसरी साइड यानी सॉल्यूशन जो है, अब देखिए सॉल्यूशन यानी ये वाला, ये सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज हो गया क्योंकि यहाँ जिंक Zn2+ की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। दूसरी साइड, ये भी मैंने पीछे आपको बताया था, कॉपर की बात करें, कॉपर, तो कॉपर यानी ये कैथोड बन गया। यहाँ पे कैथोड तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी ये रॉड पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जो इसका सॉल्यूशन है वो नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। नेगेटिव चार्ज क्यों, क्योंकि इसके अंदर सल्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यहाँ पर Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। रेडॉक्स कपल में दोबारा देख लीजिए, रेडॉक्स कपल उसे कहते हैं जहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ परफॉर्म हो रहा हो। ऑक्सीडेशन हाफ के लिए हमारा ये रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन हाफ का रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें एनोड नेगेटिव चार्ज हो गया, सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया।
उसके बाद हम बात करते हैं कैथोड की तरफ। तो कैथोड हमारा ये, कैथोड हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। बट जो सॉल्यूशन है, ट्रिक याद रखो, अगर आपका एनोड नेगेटिव चार्ज है तो सॉल्यूशन पॉजिटिव हो जाएगा। इसका उल्टा, अगर आपको यहाँ पे कैथोड पॉजिटिव चार्ज पे मिल रहा है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स में आपके बहुत काम आने वाले हैं। आगे चलते हैं बेटा इसी के अंदर। देखिए हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ये सब कुछ आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। बेटा यही पोटेंशियल है जो मैंने आपको पीछे बताया था, इस इलेक्ट्रोड का और इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, या इस सिंगल इलेक्ट्रोड का या इसका भी पोटेंशियल हो सकता है। अभी हम दोनों का यानी सॉल्यूशन का जो पोटेंशियल अभी निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1.1 यानी 1.10 वोल्ट आएगी। ये हमें गैल्वेनोमीटर बताता है, ये हम अपने आप नहीं बता रहे हैं, ये गैल्वेनोमीटर जो है वो बता रहा है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बताया। ये कैलकुलेट किया गया है कॉपर और जिंक के लिए। जरूरी नहीं है कि हर बार रिएक्शन कॉपर जिंक के लिए हो, बट बुक में दिया हुआ सुविधा भी है, इसी से एक्सपेरिमेंट किया। आप सिल्वर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या किसको बोला गया कि जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, इलेक्ट्रोड जो आपका इलेक्ट्रोड है और आपका इलेक्ट्रोलाइट है देखिए ये तो आपका इलेक्ट्रोड हो गया, जिंक और कॉपर आपके इलेक्ट्रोड हो गए, और जो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये आपके इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, सॉल्यूशन आपका इलेक्ट्रोलाइट है और ये दोनों आपके इलेक्ट्रोड हैं। यानी जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। यही बात मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोड के अगर पोटेंशियल देखें तो एक तरफ ऑक्सीडेशन हाफ होगा, एक तरफ रिडक्शन हाफ होगा, समझे। अगर हम ऑक्सीडेशन की तरफ देखें तो ऑक्सीडेशन में आप जिंक को देख सकते हैं बेटा। जिंक की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। अगर आप डायग्राम देखें थोड़ा सा, देखिए जिंक हमेशा ये हमारा एनोड है ना, ये एनोड है बच्चों, और ये कैथोड है। डायग्राम आपने बनाया होगा, अगर डायग्राम बनाया तो कॉपी अपने पास रखिए। ये एनोड है और ये कैथोड है। तो इसमें जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इधर साइड इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये रॉड मोटा होता चला जाएगा, क्योंकि सॉलिड फॉर्म कर रहा है। रिएक्शन में मैंने आपको कई बार ये रिएक्शन समझाया है। आप देखिए यहाँ पे ये रेडॉक्स रिएक्शन में दिख रहा है ना, कॉपर जिंक के द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड बना रहा है। जिंक सॉलिड था, अपने इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करके जिंक का आयन फॉर्म कर रहा है। आगे चलते हैं हम। इसी तरीके से मैंने अभी रिडक्शन पोटेंशियल बताया। रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी को रिडक्शन कहा जाता है। तो मैं ज़रा यहाँ पर रिएक्शन भी लिख देता हूँ, बच्चों को ज़्यादा समझ में अच्छे से आएगा। तो यहाँ पर बेटा हम जिंक प्लस, एक सेकंड, जिंक ने अपने आप को ऑक्सीडाइज किया और Zn2+ बनाया और 2 छोड़ दिया। तो इस समय ये जो रॉड है वो एनोड बन गया, और सॉल्यूशन के अंदर ये चीज़ सॉल्यूशन के अंदर है, Zn2+ की आयन बन गई। देख रहे हो ना, पॉजिटिव बन गया और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अगर मैं इस तरफ देखूं तो कॉपर जो है वो आयन के फॉर्म में आ गया, और उसने जिंक के द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट करने के बाद कॉपर सॉलिड बन गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉपर का जो रॉड है, यानी कॉपर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी ये कैथोड बना रहा है। कैथोड का साइन पॉजिटिव होता है और एनोड के लिए हम नेगेटिव यूज़ करते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आपको ये गैल्वेनिक सेल्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा देख भी लीजिए, फिर हम इसके आगे चलते हैं। अगले टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो बच्चों वीडियो पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है।
हम लोग जो है जो ये हमारा लेक्चर है ये वीडियो पार्ट 3 है। वीडियो पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, 1 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन साथ में स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में बताया था। गैल्वेनिक सेल जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में मैंने आपको वहाँ पे समझाया था। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ चुके हैं कि गैल्वेनिक सेल्स क्या होते हैं। गैल्वेनिक सेल्स में एनोड और कैथोड किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है, कब एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, कब वो कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। एक चीज़ थोड़ा सा जो वीडियो में रह गया था उसको मैं आपको समझा देता हूँ। ये नहीं हो सकता, इतना हो गया बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं इसके अंदर। और देखिए, मैंने ये सेल बनाया, ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी बातें हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बना दिया सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पर अपन लोगों का आ गया जिंक, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आ गया कॉपर। कोई दिक्कत हो तो वीडियो पार्ट 1 देखो जाके, उसमें भी समझाया हुआ है मैंने। ये हमारा सॉल्ट ब्रिज बनता है KCl से। अच्छा, अब हम चलते हैं, यहाँ पे बनाएंगे गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर को स्विच के हेल्प से एक स्विच कनेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको अपने रॉड के साथ, कॉपर का रॉड है उसको कनेक्ट कर देंगे। ये तो हमारा जो सेल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो कि अभी हम गैल्वेनिक सेल के साथ पढ़ रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो कि आपको पोटेंशियल दे रहा था 1.1 वोल्ट का। ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा कैथोड है, ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा एनोड है। ठीक है, इसके अंदर Zn2+ की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, इसके अंदर सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। ये सॉल्यूशन के अंदर है बच्चों, ये बात आपको दिमाग में बिठा लेना है, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं होगा, फुस हो जाओगे सारा। ये आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा रॉड जिंक का है, ये हमारा रॉड कॉपर का है। चलिए, यहाँ पर तो जो सेल है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कर रहा है। सभी को पता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था पार्ट 1 में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो सेल ने परफॉर्म कर दिया, लेकिन अगर एक ऐसा टाइम भी तो आएगा ना कि जब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होके इस तरफ पहुँच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है जाने का और करंट का डायरेक्शन ये है। तो इसके बाद बच्चों अगर हम इसमें बात करना चाहते हैं कि एक ऐसा स्टेज आएगा, इसका देखिए पोटेंशियल आपको ई सेल की वैल्यू, ई जो है आपको 1.1 वोल्ट मैंने बता दिया, गैल्वेनोमीटर में दिया था। अब मान लीजिए कि एक ऐसी कंडीशन आए, ये तो हमारा हो गया फिगर नंबर A जिसमें हमें पता है, और इसमें थोड़ी और बात मैं आपको जानकारी के लिए लिख देता हूँ। यहाँ पर E की वैल्यू हो गई 1.1 वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड जो है इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। करंट की जो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, करंट की डायरेक्शन है एनोड से कैथोड तक। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे फिगर में। देखिए, जब रिएक्शन होता जाएगा तो रिएक्शन होने के बाद एक ऐसी स्टेज आएगी जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम आ गया सर, इक्विलिब्रियम 11वीं क्लास सर, वो तो हमें याद ही नहीं है। देखो, इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आपका प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है। तो कोई बात नहीं, बनाते हैं। यहाँ पे दोनों बीकर बनाया हमने, सेम कंडीशन, जिंक की रॉड है, गैल्वेनोमीटर है, सॉल्ट ब्रिज लगाया हुआ है, कॉपर की रॉड है। ठीक है, सल्फेट सॉल्यूशन सारे बच्चों को पता होगा। इस सेल का जब हमने पोटेंशियल कुछ देर बाद देखा तो सेल का पोटेंशियल क्या था? 0, कुछ नहीं था। ठीक है, इक्विलिब्रियम आने पर। अब देखिए, इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, जरा मैं ये मिटाता हूं। मान लेते हैं हम इस सेल के ऊपर बाहर से एक पोटेंशियल देते हैं।
हमने बाहर से एक बैटरी लगा दी इस सेल पे, हमारा गैल्वेनोमीटर है, अभी कुछ काम नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं और करंट इधर मूव करता है। अब जैसे ही आपने बाहर से पोटेंशियल दिया, क्योंकि पहले पोटेंशियल सेल का कितना था 1.1 वोल्ट, देखिए पहले सेल का पोटेंशियल कितना था 1.1 वोल्ट, पहले सेल का पोटेंशियल 1.1 वोल्ट था। ओके, अब हम बात करते हैं इस कंडीशन में क्या होगा। बेटा इस कंडीशन में अगर आपने बाहर से पोटेंशियल, यानी जो बाहर का पोटेंशियल है वो अगर बराबर हुआ इंटरनल पोटेंशियल का, यानी जो बाहर से आपने पोटेंशियल दिया है, एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर इंटरनल के बराबर हो गया, तो इस कंडीशन में आपका सेल वर्क नहीं करेगा, सेल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और वो फंक्शन नहीं करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आप एक्सटर्नल जो है कितने 1.1 वोल्ट के बराबर है, यानी जो हमारे सेल की वैल्यू है वो कितनी है 1.1 वोल्ट। अगर बाहर से भी आपने 1.1 वोल्ट दे दिया और इंटरनल भी कितना है 1.1 वोल्ट, तो आपका सेल जीरो रीडिंग दिखाएगा, कुछ नहीं, आपका वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं, आप कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे ना करंट जाएगा, यहाँ से सब कुछ बंद, सेल जो है आपका रुक जाएगा, कोई पोटेंशियल आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगा, ना इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और ना ही करंट का, करंट भी नहीं आएगा सर, इलेक्ट्रॉन भी नहीं फ्लो होंगे सर, ख़त्म, सेल बर्बाद कर दिया हमने। चलिए अब ज़रा तीसरा कंडीशन देखते हैं इसी में। अगेन हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ड्रॉ किया, सॉल्ट ब्रिज लगाया, एनोड बनाया, कैथोड बनाया, कॉपर, जिंक, फिर से हमने गैल्वेनोमीटर लगाया, स्विच लगाया और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अपना वही सॉल्यूशन पुराना वाला, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, यहाँ पे जिंक सल्फेट। चलो सर, सॉल्ट ब्रिज KCl। इसमें हमने क्या किया कि जो हमारा एक्सटर्नल है, यानी हम क्या कर रहे हैं, बाहर से हम यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, तो इस पोटेंशियल की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 1.1 वोल्ट से, ठीक है। इस सेल का पोटेंशियल ग्रेटर देन है 1.1 वोल्ट से। इस कंडीशन में अगर ये वाले हम कंडीशन की बात करें जो मैंने आपको पहले समझाया था ये फिगर में, कि अगर मैं बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देता हूँ, ये अगर मैं बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देता हूँ, इसको स्विच ऑन करना पड़ेगा तभी चलेगा, तो इसमें क्या होगा कि ई एक्सटर्नल, यानी बाहर से जो आपने फील्ड अप्लाई किया है उसकी वैल्यू कम होगी 1.1 वोल्ट से, तब ये काम करेगा, तब ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, समझे। बाहर का पोटेंशियल कम है ना, तब तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही, बाहर से क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है उसको बाहर से। चलिए इधर आ जाते हैं। सेकंड में ई एक्सटर्नल बराबर था सेल पोटेंशियल के। अब हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल वैल्यू हमारे सेल से ज़्यादा है, इस वक्त उल्टा हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा, ये क्या हो गया, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा, यानी इस समय आपका सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरफ बिहेव करेगा, यानी ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, समझे, उल्टा हो गया। एक्सटर्नल यानी बैटरी चार्ज करने के लिए आपने बाहर से पावर ज़्यादा दे दिया, बैटरी से ज़्यादा पावर है, तो वो क्या होगा, वो उसको चार्ज करना, यानी रिएक्शन आपकी जो है रिवर्स हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होना चालू हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर जो है अब कुछ ऐसे दिखाएगा आपको, इस तरीके से करंट फ्लो इस तरीके से दिखाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो इस समय ये बिहेव करेगा एनोड की तरह और ये बिहेव करेगा कैथोड की तरह, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, यानी इस समय ये हो गया एनोड और इस समय ये हो गया कैथोड। बिल्कुल उल्टा काम करवा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल उल्टा। समझ में आई बात आपको? ये बात आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है, इस बात को बिल्कुल जो है किसी भी कीमत पे आपको भूलना नहीं है, ठीक।
ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसी में हमने जो हमने पोटेंशियल की बात करी थी उसी पोटेंशियल से हम लोग बात कर रहे हैं, समझे। अब ये गैल्वेनिक सेल के अंदर ये सारी कंडीशंस जो है वो आती हैं। अब गैल्वेनिक सेल से हम आगे चलते हैं। ये होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। देखिए ये मैंने इतना बड़ा बड़ा बनाया था, अब आपको ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। आप देख लीजिए, चाहे तो आप इसे अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ कर लेंगे बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, जल्दी समझ में आएगी बात। अदरवाइज़ एनसीईआरटी में तो आपको ये सारी चीज़ें दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं बालकों, समझते हैं बात को थोड़ा और। होप की इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। न्यूमेरिकल करते समय ये आपको बहुत काम आने वाला है, ध्यान रखिएगा। अगर एनसीईआरटी से पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी से ही पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मज़ा आ गया, समझ में आया। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम इस चीज़ में। अब हम बात कर रहे थे ना जो पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ठीक है। इसी में हम एक अलग टॉपिक इसी के अंदर है, गैल्वेनिक सेल के अंदर ही है, जिसकी हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो जो टॉपिक चलेगा हमारा उसका नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कहा था ना कि नोट्स पहले से तैयार हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझते रहना है। बोर्ड आपके सामने है, चल रहा है, चेहरा नहीं दिख रहा बस मेरा, ठीक है। आपको काम स्क्रीन से है, मेरे फेस से नहीं, ठीक है बच्चों। तो आप 2 मिनट में इन बातों को समझ जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए अगर आपने पिछला वीडियो ठीक से पढ़ा है पहला तो समझ में आ जाएगा। अभी जो मैंने पढ़ा है अगर उसको ठीक से समझा है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्लस पेपर में पूछे जाने वाले सवाल, इसी टॉपिक इसी कंसेप्ट पर, बहुत डीप कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। देखिए जो सेल अभी हमने ड्रॉ किया था, उसका कंसंट्रेशन, ये हमारे सेल हैं। बोर हो गए हो आप लोग सेल बना बना के, मैं भी बोर हो गया हूँ। जिंक, गैल्वेनोमीटर, स्विच अब शॉर्टकट में बनाए थे। ये हमारा कॉपर का रॉड हो जाएगा, ये हमारे जिंक का रॉड। कंसंट्रेशन तो जानते हो, जिंक सल्फेट, चलो याद भी तो हो रहा है साथ साथ में आप लोगों को। और ये कॉपर सल्फेट यहाँ पे कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है ये, और ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में SEPV में लिखूंगा। देखिए बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब निकाला जाता है, कब काम आएगा, कैसे बात करेंगे इसके। देखिए अगर जो मैंने सेल यहाँ पर लिया है, यहाँ पर जिंक की कंसंट्रेशन अगर मैं 1 मोलर लूँ, मैं कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन भी मैं 1 मोलर लूँ, टेम्परेचर इसका यहाँ पर मैं 298 केल्विन ले लूँ, और प्रेशर में 1 atm ले लूँ, तो यहाँ पर जो ये सेल है इसका जो पोटेंशियल आएगा उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। यानी जो ये सेल हमें जो वैल्यू देगा, जो भी वैल्यू देगा वो हमारा कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसकी वैल्यू जो है हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बच्चों E0 से दिखाते हैं। बुक में आपको यहाँ कैप्सूल लगा के भी दिया हुआ है। इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1.1 वोल्ट। ये आप बिठा लीजिए दिमाग में अपने, ठीक है। समझ में आया कैसे कैसे होगा। देखो मैंने ये बात यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स 1 मोलर, देखिए जिंक सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन 1 मोलर हुआ, टेम्परेचर इसका 298 केल्विन, प्रेशर इसका 1 atm। अगर यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर इसका तो नहीं, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर टेम्परेचर इतना हो और कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, तो इसको हम इस सेल का जो पोटेंशियल आएगा उसको कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब IUPAC संस्था है जिसके बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9th। सर हमने तो क्लास 9th में पढ़ा ही नहीं, लॉकडाउन लगा हुआ था। नहीं पढ़ा तो बेटा आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी आपने कि आपने नहीं पढ़ा, आपको ये भी नहीं पता कि IUPAC क्या होता है। नहीं पता, फुल फॉर्म बहुत बच्चों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। ये एक संस्था है जो केमिकल रिएक्शंस का नाम, उनके बारे में देखो, कई सारी जो स्टैंडर्ड
जो जानकारी होती है, जो कलेक्शन किया जाता है, उसको सबके लिए प्रोवाइड करना, उसका एक नाम देना, उसके बारे में समझाना IUPAC का काम होता है। ठीक है, ये इंटरनेशनल संस्था है जो केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको नाम, उसका रिएक्शन, एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये लोग बना के देते हैं ताकि सभी जगह इसको हम यूज़ कर सकें। तो यही कहते हैं कि अगर आप सेल का पोटेंशियल निकालते हैं जिसको किसी स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो उस वक्त अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालते हैं तो उस वक्त जो है आप उसको SEP को SRP भी कहेंगे। SRP क्या है? SRP का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये आपको बात याद रखनी है। रिडक्शन बताया था, कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है कितने, 2, और ये रिडक्शन कर रहा है, सॉलिड बना रहा है। ठीक है सर, यानी ये रिडक्शन कर रहा है। तो क्या जिंक का नहीं होगा? जिंक तो ऑक्सीडेशन कर रहा है। बेटा अगर रिएक्शन हम उल्टी कर दें, अगर मैं रिएक्शन उल्टा कर दूं, ठीक है, तो जिंक का भी यहाँ पर रिडक्शन होना चालू हो जाएगा। हमें IUPAC कहती है कि आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल जो दोनों निकाल रहे हैं, आप एक काम करिए, आप सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल को कंसिडर करके चलिए। तो इसीलिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमने ये 1.1 वोल्ट निकाला है, ठीक है, यहाँ पर हम इसका और इसका अलग से निकालेंगे। तो जो बात करेंगे वो सिर्फ हम रिडक्शन की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि रिडक्शन का उल्टा मैं आपको बस समझा दूँगा। रिडक्शन का जैसे हम उल्टा करेंगे उसको हम ऑक्सीडेशन का जैसे हम उल्टा करेंगे हमें रिडक्शन मिल जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दोबारा सुन लीजिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने इस सेल का निकाला है। इसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कहा जाता है। ये हमें IUPAC ने बताया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यू कैन से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको SRP मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं SEP कह रहा हूँ। आगे चलते हैं, अब हम यहाँ पे EMF निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। देखो, जब आपको EMF निकालना होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये सेल का, ठीक है, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड आएगा तो आपको लगाना होगा E0, किसका? सेल का। ध्यान रखेंगे, जब आप E0 सेल निकालेंगे तो E0 आप लिखेंगे कैथोड, फॉर्मूला होगा कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये बात आपको याद रखना है। ये भी बात रहेगी हमेशा SRP के लिए, और ये भी बात रहेगी SRP के लिए। हमें किसने बताया? हमें बताया IUPAC ने कि यू कैन से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो, इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेम फॉर्मूले को यहाँ पे E सेल, स्टैंडर्ड सेल को, क्योंकि E कैथोड माइनस E एनोड, तो इसी को हम E राइट, क्योंकि राइट साइड में कैथोड लगा हुआ है, और E लेफ्ट। हाँ भाई, कैप्सूल लगा रहा हूँ, छूट गया, लो, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, समझे। इसको हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन की तरह भी लिख सकते हैं, E जो है रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होता है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, और एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ER माइनस E लेफ्ट, ये भी लिख दिया मैंने। देखो, फॉर्मूला सेम है, बस और करके लिखना है। लेकिन अगर यही फॉर्मूला मैं अगर उल्टा लिखूंगा, मतलब जो सेल अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर वो रिवर्स में काम कर रहा है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल के लिए हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल आपको निकालना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया E ऑक्सीडेशन, ठीक है। देखो, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जब सेल या बैटरी हमारी जब चार्ज हो रही होगी, देखो, जब ये बैटरी सप्लाई आपको देती है, करंट आपको देता है, तो करंट देने के सिचुएशन में आप जानते, ये कॉपर का रॉड है और ये जिंक का रॉड है। आप सभी इस चीज़ को समझ चुके हैं कि जब
सप्लाई आपको मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे था, लेकिन जब ये चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा रहेगा, तो ये नेगेटिव हो गया, यानी ये एनोड हो गया, ठीक है, और ये आपका कैथोड हो गया। तो राइट साइड में तो यही रहा और लेफ्ट साइड में ये रहा। तो ई एनोड, यानी जहाँ एनोड होगा वहाँ ऑक्सीडेशन, जहाँ कैथोड होगा वहाँ रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन माइनस रिडक्शन, माइनस माइनस प्लस होके यहाँ ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। देखिए रिडक्शन ये लिखा हुआ है माइनस कैथोड, ठीक है, ई एनोड माइनस ई कैथोड। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला है और ऊपर वाला रिडक्शन पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला है। आप चाहें तो ध्यान रखिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आप जो है समझ चुके हैं तो थोड़ा सा हम इससे और आगे चलते हैं और गैल्वेनिक सेल जो अभी हमने बनाया था उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल की। देखिए गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, जो हमें पेपर में भी करने को आता है और एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाएगा, टेस्ट वगैरह में भी आपके पूछे जा सकते हैं। देखिए रिप्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं। जो हमने बनाया था, एक बार मैं रिएक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ। सर जिंक, सर कॉपर, लो भैया कॉपर, ये एक्वस है, एक्वस में ही आयन आएगा, ओके। इसके बाद जिंक आयन के फॉर्म में चला गया, प्लस कॉपर सॉलिड बन गया। यही है बच्चों, ये वाली बात ऑक्सीडेशन के लिए है। देखो कितना आसान है लिखना, मैं अभी समझाता हूँ। ये वाली बात रिडक्शन के लिए है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछ लेगा। अब देखो इसमें जादू, अगर ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पर होता है एनोड, अगर रिडक्शन है तो वहाँ बन गया कैथोड। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले में आपको सबसे पहले जो रिप्रेजेंटेशन करना है, जैसे ये पूरा जो है सेल इसी का तो बनाया था हमने, जब फॉर्मूला आप लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे एनोड। देखो कैसे लिखते हैं, जिंक बना था, जिंक आयन, जिंक क्या बना है, जिंक आयन, तो ऐसे लिखेंगे Zn, ठीक है, सॉलिड है, सॉलिड। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए सेल रिप्रेजेंट, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, लाइन बनाएंगे, ठीक है, लाइन बना दिया। अब ये जिंक क्या बना, जिंक आयन 2+, दिस इज एक्वस। ओके बच्चों, ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब ये जो कंसंट्रेशन है, जो सेल का कंसंट्रेशन है, ये भी आप लिख सकते हैं। सेल हमने 1 मोलर कंसंट्रेशन के साथ लिया था, टेम्परेचर हमने 298 केल्विन लिया था, प्रेशर हमने 1 atm लिया था। तो देखा आपने, जो ये आपका जिंक है, दोबारा सुन लीजिए, जो आपका जिंक है वो जिंक आयन बना, तो कैसे लिखेंगे, जिंक, ये आपका सेल का ये साइन होता है, सेल रिप्रेजेंट करता है, और जिंक आयन बना। समझ में आया, यानी इस साइड वाला हो गया आपका एनोड, यानी पहले हम बात करेंगे एनोड की। ओके सर, इसके बाद सॉल्ट ब्रिज लगाया था ना सॉल्यूशन में, तो सॉल्ट ब्रिज को हम डबल लाइन से दिखाते हैं, सॉल्ट ब्रिज को हम डबल लाइन से दिखाते हैं। और इसके बाद कैथोड का भी तो लिखना है, तो कैथोड वाले ने क्या किया, ये रहा कैथोड, इस कैथोड वाले ने जिंक के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन दिया गया था उसको एक्सेप्ट किया, तो पहले ये एक्सेप्शन में आया, तो कॉपर 2+, ये एक्वस था और इसका कंसंट्रेशन था 1 मोलर, इसका कंसंट्रेशन था 1 मोलर, ठीक है। ओके सर, भाई यहाँ पे भी सेल का साइन लगाना होगा, ये लो लग गया। जब कंसंट्रेशन 1 मोलर था, इसने एक्सेप्ट करके क्या बनाया, कॉपर सॉलिड, लो रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। क्या इसमें कोई दिक्कत, दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन ये, और ये जो हमने बनाया है इसका नाम हो जाएगा कैथोड, यानी पहले हम लिखेंगे कैथोड, फिर हम लिखेंगे एनोड। और ये आपको ध्यान रखना है, रिडक्शन
होना जरूर। हम रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात करते हैं, हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात नहीं करेंगे। देख लीजिए मैंने यहाँ लिख के भी दिखा दिया, और नोट्स जो है जो आपके लिए ऑलरेडी तैयार हैं, बने बनाए हैं, पका पकाया रखा हुआ है, बस आपको खाना है। चलिए बहुत अच्छी बात। लेकिन बेटा अगर कोई जनरली मेटल की हम बात करें, कोई हमारा मेटल है तो मेटल हमारा M होगा, ठीक है, कोई हमारा मेटल M1 होगा। जनरल के लिए लिख के देख लेते हैं एक बार। चलो ज़रूरी थोड़ी नहीं कि हर बार कॉपर जिंक का ही हो। जनरल के लिए मान लेते हैं कोई हमारे पास मेटल 1 है जो कि सॉलिड है, जैसे जिंक था, ये ऑक्सीडाइज होके मेटल का N+ आयन दे रहा है और उतना ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दूसरा हमारे पास मेटल N+ का आयन था, उसने N इलेक्ट्रॉन रिसीव करके मेटल का सॉलिड बन गया। दिख रहा है ना, ये रिएक्शन शो कर रहा है ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन शो कर रहा है रिडक्शन। सिखाया था, पहले ऑक्सीडेशन को लिखेंगे फिर हम रिडक्शन को लिखेंगे। तो इसको सेल के साथ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको सेल के साथ रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले मेटल है, ठीक है, सॉलिड है, और 1 यानी पहला मेटल MM हो गया, सेल का साइन, ठीक है। मेटल M1 N+ में यानी एक्वस में डिसॉल्व हो गया, सॉल्ट ब्रिज का साइन, ठीक है। इस मेटल 2 ने, इसको M2 नाम दे दो या M भी ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। M2 नाम के मेटल का आयन जो है, यानी N+, इसने इलेक्ट्रॉन N+ रिसीव किया होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन में था, सॉल्ट का साइन, और इसने क्या बनाया, M2 नाम का सॉलिड। देखो इससे ये बनाया, यानी ये है आपका कैथोड यानी रिडक्शन, ठीक है। इस साइड है आपका एनोड यानी ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम जनरल सेल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर बेटा हमने बहुत सारे टॉपिक्स को समझा, ठीक है, जिसमें हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, गैल्वेनिक सेल था, ठीक है, एनोड कैथोड कैसे बनता है ये देखा हमने, सेल का रिप्रेजेंटेशन देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम वीडियो के 3rd पार्ट में आपसे बात करेंगे और वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। देखो क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि हमें 2 वो मिले। अगर मान लीजिए, क्योंकि इस सेल का जो पोटेंशियल था वो 1.1 वोल्ट था, किसका, कॉपर और जिंक का। इन दोनों से हमने जो बनाया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उनका पोटेंशियल आ रहा था E0, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ रहा था हमारे पास 1.1 वोल्ट। बट प्रॉब्लम ये है कि पर्टिकुलरली कॉपर और जिंक का खुद का कितना पोटेंशियल होगा। यानी एग्जाम्पल ये कि अगर 2 बच्चे हैं, एक का नाम है, 2 बच्चों के नाम लिखते हैं, एक का नाम है मान लेते हैं कशिश और एक का नाम है सुरभि। 2 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे हैं, मैं मान लेता हूं कि ये दोनों मिला के 15 रोटी खाते हैं, ठीक है, ये दोनों मिला के 15 रोटी खाते हैं। मैंने इनको अपने घर पे खाने के लिए बुलाया, घर पे खाने के लिए बुलाया, बर्थडे सेलिब्रेशन था भाई, बुला लिया इनको। मुझे पता था 15 रोटी जो ये लोग खा लेंगे, लेकिन 15 रोटी खिलाएंगे इन्हें 15, इनकी कैपेसिटी है ये दोनों की मिला के। बट किसी कारण से ये बच्ची सुरभि नहीं आ पाई, ठीक है, तबीयत खराब हो गई, कुछ भी दिक्कत है, नहीं आ पाई। तो अब बताइए कि मैं कशिश के लिए कितनी रोटी, मैं तो 15 बनवा चुका हूँ, 15 मुझे पता है, लेकिन सुरभि नहीं आई, तो कशिश के लिए कितनी रोटी बनवाई जाए। यानी जैसे पार्टी वगैरह में होता है, एक अंदाज़ा होता है, उसको हम लेकर चलते हैं। अगर मेहमान नहीं आते तो खाना बच जाता है। इसी तरीके से ये दोनों बच्चे में से कोई भी एक गायब हो गई तो एक पर्टिकुलर के लिए आपको निकालना
मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं है। पता होता तो फिर मैं उतना बनवा लेता। इसी तरह से है कि कॉपर और जिंक जब एक साथ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो वो 1.1 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट मुझे ये देखना है कि कॉपर का खुद का पोटेंशियल कितना है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, यानी स्टैंडर्ड पोटेंशियल कॉपर का ये नहीं पता, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल इसका आपका जिंक का ये नहीं पता। जैसे कशिश का नहीं पता था, सुरभि का भी नहीं पता, लेकिन दोनों का मिला के पता है। इन दोनों को जोड़ के 1.1 वोल्ट पता है मेरे को, इतनी बात पता है बस। तो मुझे जो है इस चीज़ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट 3 में इसके बारे में बात करेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम कहते हैं, या आपका जो NCERT है, NCERT कहता है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आप लोग कैसे निकालेंगे। तो यार आप जो है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दो, कमेंट भी कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट कर सकते हैं। इस जितने भी चीज़ मैंने आपको पढ़ाया, जो पेजेस आपको दिख रहे थे, इन सब पेजेस का लिंक मैं आपको दे दूँगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आप चाहे तो अपनी कॉपी में नोट कर लो या फिर प्रिंट निकाल लेना। और वीडियो को यार लाइक ज़रूर करना अगर आपको पसंद आता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको पता है चैनल सब्सक्राइब करने पर जो भी वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा क्लास 12th के लिए, वो चीज़ आपके पास पहुँच जाएगी और आप उसे वहाँ से जो है डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हो। आपको बार बार जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, हर बार जो है इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, जब जैसे ये टॉपिक ख़त्म होगा, हम इस टॉपिक में इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। प्रेफर करूँगा कि स्टार्टिंग में मैं आपको NCERT के न्यूमेरिकल्स कराऊँ। इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो हम समझेंगे, है ना, और उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय बाय। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.